नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। लगातार तीसरा सत्र इस साल का, जबकि भारतीय बाजार ऐतिहासिक स्तरों पर बंद हुए और जो तेजी का रुख बना हुआ है वो अभी भी कायम है। इस साल भी मार्केट्स नए रिकॉर्ड लेवल्स अचीव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है दिन पर दिन। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे तेजी में अब जो चार्जिंग पोजीशन में है वो है आईटी स्पेस। रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए 6.5% पिछले एक हफ्ते के दौरान आईटी स्पेस चल चुका है, रादर पिछले 3 दिन के दौरान ही चलता हुआ दिखाई पड़ा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, 4 हैवी वेट्स और अदरवाइज अगर आप मिड कैप में जाना चाहें तो पूरा स्पेस जहां पर तेजी आज देखने को मिल रही है। और पूरा सेक्टर जो है वो अपने ऑल टाइम हाइस पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रफली 230% से ज्यादा का रिटर्न इस पूरे डिकेड में आईटी स्पेस ने दिया है और इस डिकेड का सबसे बड़ा परफॉर्मर बन के सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी तेजी लगातार बनी हुई आईटी स्पेस में। आज बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, डिस्पाइट आज निगेटिव सेंटीमेंट था इंटरनेशनल मार्केट से। गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी दिखाई। और आज की रिकवरी का पूरा दारोमदार बैंकिंग स्पेस के लिए था, जहां पे प्राइवेट बैंक्स जोरदार तेजी के साथ चलते हुए दिखाई पड़े। दिन के ऊपरी स्तरों पर आज वो बंद भी हुए, तो एक अच्छी तेजी प्राइवेट बैंक्स में रही। आईटी स्पेस के अंदर देखने को मिली। सेलेक्टिव पॉकेट जैसे कि सीमेंट हुआ, एक जोरदार तेजी थी। गैस स्पेस था जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज बनते दिखाई पड़ी। ऑटो एंड स्लरी स्पेस में खरीदारी थी। तो एक अलग अलग पॉकेट्स, अलग अलग सेक्टर्स जहां पर खरीदारी का रुख बना हुआ है और एक अच्छा मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन इंडेक्सेस हैं, जो कि फ्रंट लाइन शेयर हैं, जहां पर तेजी ऑलरेडी देखी ही जा रही है, वहां पर तो ऑलरेडी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है। तो भारतीय बाजारों के लिए तेजी का रुख और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो कि मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी के मद्देनजर भारतीय बाजार अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स को अचीव करते हैं। इनफैक्ट सेंसेक्स जो है वो तो अपने 50,000 के करीब, बेहद करीब रादर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा भी बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जल्दी 50,000 का आंकड़ा भी छूता हुआ दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल एचसीएल टेक पर जो अनुमान है शिवाजी, वो यही कि मार्केट्स में बेहतर साइड पे जो नंबर आने वाले हैं उसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और टेक महिंद्रा। रादर एचसीएल टेक के लिए तो ये भी मार्केट में एस्टिमेट है कि इनकी कमेंट्री जो आने वाली है नंबर से ठीक पहले, वो थोड़ी बेहतर आएगी। शायद वहाँ पर आंकड़ा और ज़्यादा साउंड आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस लिहाज से नज़र रखें। वैसे भी कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पर है, आप बने रह सकते हैं, किसी भी फॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, स्वप्निल ओसवाल साहब का सवाल है एचडीएफसी लाइफ के ऊपर, और शिशिर जी ने भी यही सवाल पूछा है। देखिए शिशिर जी, आपकी खरीदारी है 495 पे और स्वप्निल जी आपकी खरीदारी है 634 पर। दोनों ही के लिए राय है कि आप बने रहिए। 700 रुपये ऊपर पहुंच चुका है, 715 पर है, ऑल टाइम हाइस पहुंच गया है। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटी अवधि का है या मध्यम अवधि का है तो आप लेकर निकल सकते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम लंबी अवधि का है तो आप ज़रूर इसमें बने रह सकते हैं। कोई भी फॉल मिले आप इसमें फर्दर खरीदारी भी कर सकते हैं। लार्जेस्ट लिस्टेड प्राइवेट इंश्योरर के तौर पर अभी ये कामकाज कर रही है, करीब 12-13% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर ये ओन करती है और गोइंग फॉरवर्ड ये भी मार्केट में एस्टिमेट है कि शायद ये और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। तो आपके लिए राय है कि आप यहाँ पर खरीदारी करें किसी भी लोअर फॉल पर, और अदरवाइज अगर मीडियम टर्म का आपका वेन्यू है तो आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। RVNL भास्कर दास साहब, आज तो इसमें कुछ ब्लॉक्स हुए थे और कुछ खबरें थी जिनके बीच में शेयर चला और अपर सर्किट भी लगा। अब डिपेंड करता है कि आपके पास किस लेवल पर खरीदारी है, कितना टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए आप ज़रूर इसको होल्ड कर सकते हैं, बजट वगैरह जैसी इवेंट्स के लिए। उससे पहले शायद इसमें बस बने भी, रेलवेज में वैसे भी तेज़ी रहती है, तो आप उसको देख के भले इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन अदरवाइज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें ना रहें, वो ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगा। अच्छा, एकदम से बहुत सारे सवाल आ गए। SBI 214 पर तिशा जी, इसका राय यही रहे कि आप एटलीस्ट समय दे सकती हैं। देश सबसे बड़ा बैंक है। जो हमारी श्रीकांत से बात हुई थी उसके लिहाज से, या मानस ने हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि बैंकिंग में अगर कोई बैंक चल सकता है तो PSU बैंक में या तो SBI है या केनरा बैंक है, जिसमें कुछ मूव आ सकता है। तो आप एटलीस्ट कुछ समय तो यहाँ पर दे सकती हैं। मीडियम टर्म के तो यहाँ पर रह ही सकते हैं। ट्राइडेंट पर दिनेश जी, छोटा शेयर है वैसे तो, एडजस्टमेंट के बाद में स्प्लिट आया था। कुछ जानकारों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इसमें रिसेंटली बाय की कॉल भी दी थी और अपर सर्किट भी लगा उसके बाद। वैसे कंपनी ठीक है, थोड़ा डेट का इशू है, लेकिन अदरवाइज ये कंपनी इस बिजनेस के अंदर है, खासतौर से पेपर और बाकी कारोबार में। तो ऐसा तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम था कि फ्लोट थोड़ा बढ़ा हो गया। वैसे लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक थे, तो वैल्यू वाइज थोड़ा महंगा आपको भले दिखाई पड़ेगा, भाव वाइज नहीं, वैल्यू वाइज। तो आप उसके हिसाब से देखें थोड़ा महंगा दिखेगा, लेकिन हाँ अभी मोमेंटम में है, तेज़ी मिलती है तो आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर के तौर पे से ना समझ के चलें।
मीडियम टर्म में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दे देगा। अच्छा, प्रिकॉल नेगी साहब, वैसे तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज काफ़ी बाइंग थी। इनफैक्ट लास्ट में आते आते एनआरबी बियरिंग भी चलता हुआ दिखाई पड़ा था। प्रिकॉल वैसे कंपनी बुरी नहीं है, पुणे बेस्ड ऑटो एंसिलरी सप्लायर है, पुरानी कंपनी है और जिस बिजनेस में कंपनी कामकाज करती है वो बिजनेस भी ठीक ठाक है। रेनो जैसे बड़े क्लाइंट या महिंद्रा जैसे बड़े क्लाइंट ये कंपनी उनको डील करती है, सप्लाईज देती है। तो आपके लिए रही कि एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप मीडियम टर्म का ही प्रॉफिट मान के चलें, बहुत लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक इसे ना मान के चलें। ओरिएंट सीमेंट पे नीलेश जी का सवाल है। नीलेश जी, एक ही राय है कि आप ओरिएंट सीमेंट की वजह अगर आप जाना चाहते हैं तो जेके सीमेंट देख सकते हैं। पहले भी मैंने इसकी बात की थी कि ये कंपनी अच्छी है। रीसेंट फॉल के बाद आज एकदम से पुल बैक देखने को मिला, वापस 2100 पहुंच गया। 2000 के लेवल से ज़ोरदार तेज़ी थी आज इसमें। तो किसी भी फॉल में अगर आपको ये नीचे मिलता है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा टाइम दे सकते हैं। एक्यूमुलेट करिए इसको इंस्टेड ऑफ आउटराइटली खरीदने के। तो आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, वो ज़्यादा सेफ बेट है ओरिएंट सीमेंट के कंपैरिजन में। तो आप जेके सीमेंट के साथ जाइए, थोड़ा समय दीजिए, ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। बहुत पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी के ऊपर सवाल है विकास जी का। विकास जी, वैसे तो ये स्टॉक में ऐसी कुछ बुराई नहीं है एज सच, बट इक्विटी फ्लोट वाइज बड़ा है। एक, गवर्नमेंट का पीएसयू है। 2, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन में काम करती है, 80% के आसपास किसी शायद ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो क्योंकि ऑब्वियस बात है कारोबार में ऐसा कुछ इनपुट कॉस्ट नहीं है, तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने ही थे। लेकिन यही कैच है कि एक तो फ्लोट बहुत बड़ा है, तो चलना आसान नहीं है। दूसरा, कभी भी तेज़ी आती है तो गवर्नमेंट का ओएफएस आता है। इसलिए एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत परफॉर्म करके नहीं गए अब तक। तो बहुत ज़्यादा फायर वर्क की उम्मीद अभी भी आप ना रखें। आप इसी स्पेस में और वैसी कोई कंपनी है नहीं जिसके अंदर आप जाना चाहें, तो बेटर यही कहीं और किसी और सेक्टर में स्विच कर जाएं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एंटनी के लिए सौरभ जी एक ही सवाल था कि एक ही बात बाजार में सुनी थी मैंने कि इसकी लिस्टिंग गेन काफ़ी स्ट्रांग होने वाला था, क्योंकि फ्लोट छोटा था। आईपीओ का साइज़ इन्होंने बढ़ाया था, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर ऑफ शेयर्स बाजार में जो आए थे वो बहुत कम थे। इसीलिए अच्छा रिस्पांस आया और उसका लिस्टिंग गेन भी आ गया। अब लिस्टिंग गेन के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो नहीं लग रही, क्योंकि जिस बिज़नेस में है उसकी बाकी पीयर देख लीजिए आप, कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी ऐसा सच है नहीं जो इतना मोटा रिटर्न बना के दे चुकी हो। तो आप बेटर है, कहीं भी कॉस्ट वाइज या कॉस्ट से ऊपर निकल रहे हो तो आप निकल सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा फायर वर्क की उम्मीद यहाँ है नहीं। 1 शेयर विद रेफरेंस टू बजट। बजट के लिहाज से आप अगर लेना चाहते हैं, वैसे मतलब ये इवेंट आप गलत ही चुन रहे हैं कि बजट के लिहाज से, ऑलरेडी बजट की तेज़ी तो देख ही रहे मार्केट में। लेकिन फिर भी आप अगर कहीं लेना चाहते हो तो एस्कॉर्ट्स एक नाम हो सकता है, जिसको आप ध्यान रखें। 2-3 वजह हैं। देखिए, एक तो कंपनी अच्छी है, क्रेडिबल है। दूसरी, कुबूटा इसमें अब आ चुका है मेजरली। अभी मेजर स्टेक होल्डर नहीं हुआ, लेकिन हाँ होने की खबरें हैं। एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो चुका है। ऐसी भी खबरें सुनी कि 1350-1400 पे दूसरा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा, और इसी साल होगा, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक हो गया तो इस फाइनेंशियल ईयर में दूसरा आना है। तो हो सकता है मार्च के बाद यहाँ पर कुछ चलान होते हुए दिखाई पड़े। और वैसे भी जिस बिज़नेस में कंपनी एक अग्रणी कंपनी है, इनके नए ट्रैक्टर्स जो हैं कुबोटा ब्रांड के अंडर ही में आ रहे हैं, तो अच्छी कंपनी है। आप एटलीस्ट थोड़ा समय दे सकते हैं और इसमें बने रह सकते हैं, वही आपको एक राय दी जा रही है। अच्छा, शुभजीत जी, आपका सवाल मुझे नहीं दिख रहा है, वरना मैं आपका सवाल भी लिख देता। आप जितनी बार मेरे से सवाल पूछने के लिए कह रहे होते हो, सवाल ही लिख दीजिए। खैर, शुड वी हेज नाउ और कंटिन्यू बाइंग लार्ज कैप? मित्तल साहब, हमेशा लार्ज कैप के लिए एक ही सिंपल प्रिंसिपल होता है। आपने कोई शेयर खरीदा, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपने टीसीएस खरीदा, तो 3000 रुपये का टीसीएस आज आपने मान लीजिए बाय किया, 100 शेयर या 50 शेयर, 10 शेयर ही बाय कर लिया, चलिए, तो 30,000 रुपये का सामान आपने खरीदा। अगर वो शेयर टूट के 2800 आया तो आप और 10 ले लीजिए, 2600 आया तो और ले लीजिए, 2400 आया तो और ले लीजिए, और 2200 आया तो एंड सो ऑन आप लेते रहिए। अब आप कहेंगे इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा एक तो आपकी एवरेज नीचे आ रही है, दूसरा टीसीएस देश की नंबर 1 कंपनी है आईटी स्पेस में, और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। ऑब्वियसली बात है, कभी वो 2200 आएगी तो वापस 3000 भी जल्दी दिखा देगी, तब आपकी कॉस्ट होगी 2400। तो लार्ज कैप में आप एक्यूमुलेट करिए इंस्टेड ऑफ हेज करने के, क्योंकि हेज में एक बार को रिस्क हो सकता है, लेकिन एक्यूमुलेशन में कभी रिस्क नहीं होता। और डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बोनस अलग देती है, ग्रोइंग कंपनी है, क्या दिक्कत है सारी कंपनियों में रहने में? तो HUL, TCS, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, रिलायंस, भारती, वो ग्रुप है। सीमेंट में ACC, अबूजा नहीं, ACC, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज,
इस सारी कंपनियों को आप एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं इनको एक्यूमुलेट करने में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सन फार्मा के ऊपर सवाल बहुत लंबे समय बाद आया। सन फार्मा, हाँ एवरेज किया जा सकता है क्योंकि आपकी खरीदारी बहुत ऊपर की है। 842 की खरीदारी है, वैसे तो इस पर 900 रुपये बायबैक आया था एक बारी काफ़ी समय पहले, लेकिन हाँ 842 पर आप अभी यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। जब नीचे आया तब आपको करना चाहिए था, लेकिन ठीक है यहाँ भी ऐसा बुरा दाम नहीं है। और अगर आप नया पैसा डालना चाहते हैं तो फार्मा में और बेहतर नाम भी आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन सन फार्मा में आप एवरेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिड कैप आईटी में कोई अच्छी कंपनी, देखिए सर टाटा एलेक्सी मुझे लग रहा था सौरभ जी कि ये चलेगी नंबर से पहले, और आज चल भी गई, वो 5% मूव आ गया उसमें। तो अब दूसरा नाम अगर कोई हो सकता है तो हैप्पीएस्ट माइंड ही दिख रही है, क्योंकि बाकी सारा सेक्टर चल चुका है, यही इकलौती है जो नहीं चली है। तो ये शायद जो कैचअप रैली है वो यहाँ पर देखने को मिले, तो आप एटलीस्ट नज़र रखें, शायद थोड़ा बहुत यहाँ मूव आता हुआ दिखाई पड़े, उस लिहाज से चल सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। त्रिवेदी साहब अब गलत आदमी पूछ रहे हैं, मैं फंडामेंटल ट्रैक करता हूँ, टेक्निकल देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो जानकारों से मेरी बातचीत हुई उन सबका ये कहना है कि बैंक निफ्टी में मूव अभी रहेगा, एटलीस्ट नया हाई तक तो बनने तक रहेगा। तो आप एटलीस्ट उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अब बड़ा मूव आ जाया हुआ है, आज भी बहुत चला है, तो थोड़ा कूल ऑफ भी हो सकता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी बात हो गई, ट्राइडेंट बात हो गई। यस बैंक एज यूजुअल, यस बैंक के लिए सर बाज़ार में ये बज़ है कि ये अच्छे नंबर पोस्ट कर सकता है, और शायद अच्छे नंबर के बाद ये शेयर 25 रुपये तक की चाल भी दिखा सकता है। ये बज़ है मार्केट में। मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन यही है कि जब तक इसके नंबर्स ठीक नहीं होते तब तक आप एटलीस्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। ट्रेड कर सकते हैं, मीडियम टर्म होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब तक नंबर्स ठीक ना हो आप इसमें मत रहिएगा। स्पाइस जेट पे हिमांशु जी, ये कंपनी में मुझे सच कोई इशू अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को, एटलीस्ट 95, 94, 93 की रेंज में ही है। ये बहुत ज़्यादा टूट भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा चल भी नहीं रहा, और जब भी 94 की रेंज में आता है वापस 95 आ जाता है। तो एटलीस्ट कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पर। कोई भी एक ब्रेकआउट आएगा इसमें किसी फाइन डे और ये तोड़ देगा अपने पुराने हाइस को, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर वैसे भी अच्छा आने का अनुमान है इस बारी बाजार में। इसके अलावा क्या मेरा क्वेश्चन सर आपका मुझे दिख नहीं रहा है। रमेशन पीवी साहब, आपका क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, वरना मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दे देता। और ओएनजीसी को लेकर भी एक सवाल है महेश जी का। महेश जी, वैसे तो कंपनी ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन कैच यही है कि डिविडेंड पे ऑफ्स की जो सिचुएशन थी वो पहले ज़्यादा बेटर थी, अभी नहीं। पीएसयू के साथ वही एक फ्लॉ हमेशा रहता है, ये कभी भी तेज़ी आएगी, तेज़ी में स्टेक सेल आ जाएगा। तो प्राइवेट पे ज़्यादा फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है, एटलीस्ट स्पेस में या किसी और स्पेस में। पीएसयू में थोड़ा मोटा आपको गेन जो चाहिए मीडियम टर्म का, वो आप ज़रूर यहाँ लेकर निकल सकते हैं। अच्छा, डेटामेटिक्स के बारे में लेना सही रहेगा क्या? अजीत जी, बहुत बड़ी तेज़ी इसमें आज देखी गई है, 17% का मूव एक ही दिन में आ गया। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 145 के थे, आज में शेयर इतनी बड़ी तेज़ी दिखा गया, 132-33 तक तो पहुँच ही गया। तो अगर इस तरह की तेज़ी रही एक आध दिन में तो शायद हमें टारगेट अचीव भी कर ले, जो कि हाल फिलहाल में देखने को भी मिला जाता है सभी शेयरों में। तो बेटर यही है कि अभी इसको तो अवॉइड करें, हैप्पीएस्ट माइंड एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आखिरी एक सवाल और लेते हैं, रिलायंस में क्या होगा? सर, रिलायंस एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, और इस बड़ी तेज़ी के बाद आज ये ईज आउट हो रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं अगर आपके पास है, और नया है तो नया, मतलब अगर आप नया लेना चाहते हैं तो ख़रीदारी करिए, किसी भी फॉल में ऐड करिए, मतलब छोटी छोटी पोजीशंस में ऐड करिए ताकि आपका एवरेज नीचे की तरफ आए, वही ज़्यादा बेहतर विकल्प है। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, अभी भी कोई देश की सबसे बड़ी कंपनी से नीचे नहीं आ गई, डिस्पाइट मार्केट इतनी बड़ी तेज़ है और सारे शेयर इतना चले हैं, ये नहीं चला फिर भी नंबर 1 ही कंपनी है ना, तो आप देख सकते हैं ऐसा। खैर, अभी तो फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।